How are you all? I hope you all are fine. Students, welcome back in our next video, that is video number 4 of Social Science Online Classes, class 9th. Students, in our last video, we have discussed about the chapter number 1st of Geography, India, its size and location. In that chapter, we have discussed about the content of the chapter, that is India, its size and location, about the Indian neighbors, and we have also discussed about the question answers of your NCERT book. And I hope that you have completed all the question and answers in your notebook also. Students, in this video, we are going to start your civics book. As you all know, according to the older book of civics, you can find out that the first chapter is democracy and the contemporary world, which I have mentioned over here also. But according to the new book, you can find out that the first chapter is what is and by democracy. The thing is that the first chapter, that is democracy in the contemporary world, it has been removed by the CBSE. And this is not the part of your CBSE syllabus also for class 9th social science. But as a teacher, I always want my student up to date. That's why I am going to provide you the information of this chapter. As you all know that there are sayings that we shouldn't talk about our past, or we shouldn't discuss or look about our past. But sometimes it is mandatory. And in case of democracy, we should know about the journey of democracy, where it was hailing from. We should know about this. That's why I am going to provide you the information of this chapter. So guys, without making further delay, we are going to start our video. Students, we always try our best to provide you a better experience of learning. That's why this time I am making a slide video for you all, so that you all are able to get detailed information of all the topics of this chapter. Here is the first slide. और आप देख सकते हैं इस स्लाइड में आपको टॉपिक्स दिए गए हैं, वो टॉपिक्स जिनको हम आगे डिस्कस करने वाले हैं. यहाँ पे जो टॉपिक्स हैं स्टूडेंट्स, उनमें फर्स्ट है हमारा स्ट्रगल फॉर डेमोक्रेसी. उसके बाद हम डिस्कस करेंगे टू टेल्स ऑफ डेमोक्रेसी, जिसमें हम पढ़ेंगे स्टोरीज ऑफ टू कंट्रीज़, और ये स्टोरी है चिली और पोलैंड के बारे में. इसके बाद हम डिस्कस करेंगे फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी, दैन चेंजिंग मैप ऑफ डेमोक्रेसी, फेजेस इन द एक्सपेंशन ऑफ डेमोक्रेसी, जिसमें हम बिगनिंग से और रिसेंट फेज तक स्टडी करेंगे, और लास्ट में हम इसमें स्टडी करेंगे डेमोक्रेसी एट द ग्लोबल लेवल. और इस टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में, जैसे कि द यूनाइटेड नेशन एंड इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, और लास्ट में डेमोक्रेसी प्रमोशन. तो चलिए अब हम मूव करते हैं हमारी नेक्स्ट स्लाइड की ओर. स्टूडेंट्स, डेमोक्रेसी को बनाए रखना इतना स्मूथ और स्ट्रेट नहीं है. डेमोक्रेसी को बहुत सारे चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं स्टेबल रहने के लिए. बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स अलग अलग कंट्रीज़ में डेमोक्रेसी को फेस करने पड़े हैं. तो इसलिए हम कह सकते हैं कि ये एक तरीके का अनस्टेबल और अनसर्टेन अचीवमेंट है, जो कब तक रहेगा नहीं कहा जा सकता, क्योंकि ऐसे बहुत से एग्जाम्पल हैं जहाँ पर डेमोक्रेसी ज़्यादा टाइम तक स्टे नहीं कर पाई, लेकिन लास्ट में डेमोक्रेसी ही उस कंट्री का मुख्य आधार बनी, या हम कह सकते हैं उस कंट्री का बेस बनी. इसको समझने के लिए हमारे पास स्टोरी है दो कंट्रीज़ की. फर्स्ट कंट्री है चाइल या जिसको चिले भी बोला जाता है. ये साउथ अमेरिका का कंट्री है. साउथ अमेरिका जो कि वर्ल्ड का 4th लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है. एक ऐसा कॉन्टिनेंट जो कि बोथ साइड से ओशन से कवर्ड है. ईस्ट में अटलांटिक ओशन और वेस्ट में पैसिफिक ओशन. चाइल की स्टोरी की अगर हम बात करते हैं स्टूडेंट्स, तो चाइल में साल्वादोर अलांदे, जो कि सोशलिस्ट पार्टी ऑफ चाइल के फाउंडर थे, और 1970 में जब यहाँ पे इलेक्शन हुए तो उन्होंने इस इलेक्शन को विन किया, और इसकी बदौलत उनको चाइल का
प्रेसिडेंट बनाया गया। प्रेसिडेंट बनने के बाद उन्होंने बहुत से मेजर्स को अडॉप्ट किया, जैसे कि यहाँ पे एजुकेशन सिस्टम को रिफॉर्म किया गया, सुधारा गया, चिल्ड्रंस को फ्री में मिल्क ऑफर किया जाता था और लैंड का डिस्ट्रीब्यूशन किया गया लैंडलेस फार्मर्स के लिए। ये सारे पॉलिसीज वहाँ के पुअर और वर्कर्स को ध्यान में रखकर बनाए गए। साथ ही साथ चाइल्ड जो है वो नेचुरल रिसोर्स पे अगर हम बात करें तो कॉपर के लिए बहुत फेमस है और फॉरेन कंपनीज यहाँ से नेचुरल रिसोर्स यानी कॉपर को एक्सट्रैक्ट करना चाहती थी, जिसका अपोज प्रेसिडेंट अलांदे और उनकी पार्टी द्वारा किया गया। अलांदे की पॉलिसीज से वहाँ के लैंडलॉर्ड्स, रिच और चर्च बिल्कुल भी खुश नहीं थे। इसके अलावा कुछ अदर पॉलिटिकल पार्टीज भी उनके डिसीजन से खुश नहीं थी और यही कारण था कि 11 सितंबर 1973 को अलांदे की गवर्नमेंट को हटा दिया गया एक मिलिट्री कूपअप के द्वारा, जिसको तख्ता पलट भी कहा जाता है। 11 सितंबर 1973 को अलांदे को पता चला कि मिलिट्री ने कूपअप कर दिया है और इसके मुताबिक नौसेना यानी वहाँ की नेवी ने डॉकयार्ड पर कैप्चर कर लिया और चाइल्ड के डिफेंस मिनिस्टर को ऑफिस पहुंचते ही अरेस्ट कर लिया गया। इसके बाद आर्मी ने वहां पर रेडियो से अनाउंसमेंट किया कि अलांदे को अपनी पोजीशन यानी प्रेसिडेंट की पोस्ट से हट जाना चाहिए और साथ ही साथ देश से बाहर चले जाना चाहिए, लेकिन अलांदे ने साफ मना कर दिया। इसके बाद अलांदे ने रेडियो पे अपना एक अनाउंसमेंट किया, जिसमें उन्होंने कहा कि आज जिस तरीके से मिलिट्री ने पूरे कंट्री में से डेमोक्रेसी को ख़त्म करने की शुरुआत की है, ये ज़्यादा दिन तक नहीं चलेगा और इस कंट्री के सिटीजन्स द्वारा डेमोक्रेसी को दोबारा रीस्टोर किया जाएगा। ये मैसेज उनका लास्ट मैसेज था। इसके बाद उनके यानी कि प्रेसिडेंट के हाउस को कैप्चर कर लिया गया मिलिट्री द्वारा और सराउंड करने के बाद वहाँ पे बॉम्बिंग शुरू कर दी, जिसमें प्रेसिडेंट अलांदे की डेथ हो गई। मिलिट्री को कूपअप और उसको लीड किया था जनरल ऑगस्टो पिनोशेट ने। जनरल ऑगस्टो पिनोशेट जो कि आर्मी के जनरल थे, उनको यहाँ पर सबसे ज़्यादा सपोर्ट जो मिला वो मिला गवर्नमेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का, जो कि अलांदे के रूल से खुश नहीं थे और आर्मी के अलावा उन्होंने वहाँ की अदर पॉलिटिकल पार्टीज को भी फंड प्रोवाइड किया ताकि यहाँ पे कूपअप हो सके। आर्मी के कूपअप के बाद पिनोशेट कंट्री के प्रेसिडेंट बन गए और लगातार 17 ईयर्स तक उन्होंने वहाँ पे रूल किया और इस तरीके से एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट कंट्री डायरेक्टली मिलिट्री डिक्टेटरशिप कंट्री बन गया। पिनोशेट ने गवर्नमेंट में जो भी अलांदे के सपोर्टर्स थे उनको टॉर्चर किया और साथ ही साथ सेवरल्स पीपल बहुत से लोगों को किल तक कर दिया ताकि कोई भी अलांदे का सपोर्टर ना रहे। अलांदे के सपोर्टर में एयरफोर्स के एक जनरल भी थे जिनका नाम था अल्बर्टो वैशेल और अल्बर्टो वैशेल जो कि एक एयरफोर्स के अधिकारी थे, उन्होंने मिलिट्री कूपअप में को ज्वाइन करने से साफ मना कर दिया। इसको देखते हुए जनरल वैशेल की वाइफ और उनकी डॉटर को भी इम्प्रिजनमेंट कर दिया गया और साथ ही साथ वैशेल को भी किल कर दिया गया। पिनोशेट को लगता था कि जिस तरीके से वो 17 ईयर्स तक कंटिन्यूस रूल कर रहे हैं, इससे चाइल्ड की पॉपुलेशन यानी वहाँ के सिटीजन्स हैं वो हमेशा पिनोशेट का सपोर्ट करेंगे और 1988 में जो रेफरेंडम उनको मिला हुआ था 17 ईयर्स तक, उनने सोचा कि ये कंटिन्यू रहेगा और यहाँ की सिटीजन्स उन्हीं को कंट्री का हेड बने रहने देंगे। लेकिन चाइल्ड के लोगों ने पिनोशेट के और उनके मिलिट्री डिक्टेटरशिप को एंड कर दिया और उनको रेफरेंडम प्रोवाइड नहीं किया। जो पॉलिटिकल फ्रीडम चाइल्ड में ख़त्म हो चुका था उसको दोबारा रिस्टोर किया गया इलेक्शन के द्वारा और इसके बाद धीरे धीरे आर्मी का जो रोल था वो कंट्री गवर्नमेंट से ख़त्म होना शुरू हो गया। जो नई इलेक्टेड गवर्नमेंट थी
उन्होंने ऑर्डर दिया कि इंक्वायरीज के लिए, जिसमें वो जानते थे कि जो मिलिट्री कूप अप के बाद बनी गवर्नमेंट थी वो सिर्फ ब्रूटल ही नहीं थी, जिसने सिर्फ लोगों को किल ही नहीं किया है, अपार्ट फ्रॉम देयर उन्होंने करप्शन भी किया था, जिसके खिलाफ वहाँ पे ऑर्डर दिए गए ताकि इंक्वायरीज हों। इस तरीके से चाइल्ड एक डेमोक्रेटिक कंट्री बनने में दोबारा से सक्सेसफुल हुआ। यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर और है, वो ये कि 2006 जनवरी में मिशेल बैचलेट, जो कि डॉटर थी जनरल अल्बर्टो बैचलेट की, जिनके बारे में अभी हमने पढ़ा था, जो कि एयरफोर्स के जनरल थे और लांदे के सपोर्टर थे, उनकी डॉटर जो कि बाय ऑक्यूपेशन एक डॉक्टर भी हैं, वो चाइल्ड की प्रेसिडेंट भी बनी और प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में उन्होंने चाइल्ड के एक रिचेस्ट पर्सन को भी डिफीट किया था। तो गाइज ये थी स्टोरी चाइल्ड के बारे में। अब हम मूव करते हैं हमारी नेक्स्ट स्टोरी की ओर। हमारी नेक्स्ट स्टोरी है पोलैंड के बारे में। पोलैंड जो कि यूरोप कॉन्टिनेंट का पार्ट है और यूरोप का एक कंट्री है। पोलैंड का अगर हम पास्ट देखते हैं तो बेसिकली ये रशिया का एक सपोर्टर कंट्री था। 1980 में पोलैंड में पॉलिश यूनाइटेड वर्कर्स पार्टी का रूल था, जो कि कम्युनिस्ट पार्टी थी। इस कंट्री के अंदर किसी और पॉलिटिकल पार्टी को फॉर्म होना अलाउ नहीं था, क्योंकि ये रशिया और उससे जुड़े हुए जो देश थे वहाँ पे कम्युनिस्ट पार्टी का ही कंट्रोल रहता था। यहाँ पे लोगों को अधिकार नहीं था कि वो अपने लीडर को फ्रीली चूज कर सकें, जो कि डेमोक्रेसी में बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और साथ ही साथ वह किसी लीडर के अगेंस्ट में भी कुछ नहीं बोल सकते थे, ना ही अपने व्यूज़ को गवर्नमेंट के फ्रंट में रख सकते थे। तो ऐसे में जो भी गवर्नमेंट या उनके लीडर को अपोज करता था उस पर्सन को इम्प्रिजमेंट कर दिया जाता था। पोलैंड की गवर्नमेंट को सपोर्ट था सोवियत यूनियन यानी यूएसएसआर का, जिसका फुल फॉर्म है यूनियन सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक, जो कि एक पावरफुल कम्युनिस्ट स्टेट है। अगर हम बात करते हैं यूएसएसआर की, तो यूएसएसआर रशिया विद द 15 कंट्रीज यानी रशिया और 15 कंट्रीज का एक यूनाइटेड ग्रुप। अब हम बात करते हैं इस स्टोरी के नेक्स्ट पार्ट की। गाइस 14 अगस्त 1980 को लेनिन शिपयार्ड में वर्कर्स द्वारा स्ट्राइक की गई। बेसिकली लेनिन शिपयार्ड ये गवर्नमेंट द्वारा आउन रीजन था, और यहाँ पे स्ट्राइक का सबसे बड़ा जो रीज़न था वो था एक वुमेन वर्कर को, जो कि क्रेन ऑपरेटर थी, उसको बिना किसी रीज़न के जॉब से डिसमिस कर दिया गया। स्ट्राइक करना पोलैंड में इलीगल था, क्योंकि यहाँ पे किसी तरीके की ट्रेड यूनियन को फॉर्म करने का मना ही था। तो ऐसे में रूलिंग पार्टी द्वारा पोलैंड में ऐसे रेस्ट्रिक्शंस पुट अप थे कि यहाँ पे किस तरह की ट्रेड यूनियन नहीं बनाई जा सकती। इस स्ट्राइक को एक पर्सन जिनका नाम था लेग वेलिशा द्वारा ज्वाइन किया गया, जो कि फॉर्मर इलेक्ट्रिशियन थे लेनिन शिपयार्ड में। इनको भी 1976 में जॉब से डिसमिस कर दिया गया था, क्योंकि इन्होंने हायर वेजेस की डिमांड की थी और स्ट्राइक ऑर्गेनाइज की थी। इस तरीके से यहाँ पे स्ट्राइक को ऑर्गेनाइज किया गया और स्ट्राइक जो थी धीरे धीरे पूरे सिटी में फैलने लगी, और यहाँ पे डिमांड इनके द्वारा की जाने लगी, जिसमें ये चाहते थे कि एक तो इनको राइट मिले ताकि ये अपनी इंडिपेंडेंट यूनियन फॉर्म कर पाएँ, और साथ ही साथ जितने भी पॉलिटिकल प्रिजनर्स हैं जिनको अरेस्ट किया गया है सिर्फ इसीलिए क्योंकि उन्होंने गवर्नमेंट के अगेंस्ट में और गवर्नमेंट के अनलॉफुल वे में रूल करने के खिलाफ बोला था, उनको रिलीज कर दिया जाए। और जो प्रेस पे सेंसरशिप, यानी कि जो सेंसरशिप प्रेस पे लगाई गई है उसको हटा दिया जाए। सेंसरशिप का मतलब होता है स्टूडेंट्स के प्रेस को अपने कंट्रोल में रखना, यानी कि जो गवर्नमेंट चाहती है वही प्रेस बताएगी, यानी मीडिया जो कि डेमोक्रेसी का इंपॉर्टेंट पिलर होता है वही बताएगा जो सरकार यानी गवर्नमेंट चाहेगी, और गवर्नमेंट के खिलाफ कुछ भी नहीं लिख सकते। जबकि प्रेस का फ्री होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक इम्पॉर्टेंट मीडियम होता है सिटीजन्स और गवर्नमेंट के बीच। जब गवर्नमेंट ने देखा कि स्ट्राइक्स कंटिन्यू चल रही हैं, तो ऐसे में गवर्नमेंट को पीछे हटना पड़ा, और उन्होंने वेलेशा जो कि वर्कर्स को लीड कर रहे थे और गवर्नमेंट ने एक एग्रीमेंट साइन किया। ये 21 पॉइंट एग्रीमेंट था जिसको गवर्नमेंट ने माना, और इस एग्रीमेंट को मानने के बाद स्ट्राइक को रोक दिया गया।
इन एग्रीमेंट में एक जो सबसे इम्पोर्टेंट एग्रीमेंट था कि गवर्नमेंट द्वारा ये माना जाएगा कि अब यहाँ पे वर्कर्स के पास राइट है कि वो अपने एक इंडिपेंडेंट ट्रेड यूनियंस को फॉर्म कर सकते हैं, और अगर उनको लगता है कि गवर्नमेंट अकॉर्डिंग टू लॉ वर्क नहीं कर रही है तो वो स्ट्राइक कर सकते हैं, उनको ये राइट दिए जाएं, जिसको गवर्नमेंट द्वारा मान लिया गया। इस एग्रीमेंट के बाद यहाँ पे एक लेबर यानी ट्रेड यूनियन फॉर्म हुई जिसका नाम था सॉलिडेरिटी। इसको फॉर्म किया गया और ये इंडिपेंडेंट ट्रेड यूनियन थी जो पहली बार यानी कि एक कम्युनिस्ट स्टेट में फॉर्म हुई थी। ये अपने आप में फर्स्ट टाइम था। जैसे जैसे यहाँ पे ये सॉलिडेरिटी फॉर्म हुई, स्लोली स्लोली इसके मेंबर्स बढ़ना शुरू हुए और इस पार्टी के बहुत सारे मेंबर्स बन गए, और 1 ईयर में ही इसके मेंबर्स अराउंड 1 करोड़ मेंबर्स के ज्वाइन कर इस पार्टी को ज्वाइन किया। और साथ ही साथ इस यूनियन द्वारा गवर्नमेंट के करप्शन और मिसमैनेजमेंट को रिवील करना शुरू कर दिया गया। ऐसा होने पर गवर्नमेंट में जो लोग थे जो रूल कर रहे थे, ये उनके लिए एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन गया और उन्होंने इस सब को रोकने के लिए एकदम 1981 में मार्शल लॉ इम्पोज कर दिया और सॉलिडेरिटी के थाउजेंड्स ऑफ मेंबर्स को इम्प्रिजमेंट कर दिया गया, और साथ ही साथ उनको जो राइट दिए गए थे जिसमें वह अपने व्यूज़ को एक्सप्रेस कर सकते हैं, वो राइट्स उनसे छीन लिए गए। लेकिन 1988 में सॉलिडेरिटी ने दोबारा से स्ट्राइक शुरू कर दी और लैक बेलिशा के लीडरशिप के अंदर उन्होंने अपनी स्ट्राइक को जारी रखा। इस बार 1988 में पोलैंड की जो गवर्नमेंट थी वो वीक हो चुकी थी और उसका रीज़न था यूएसएसआर का सपोर्ट ना होना, और दूसरा रीज़न उनकी इकॉनमी का फास्टली डिक्लाइन करता जाना, जिसकी वजह से यहाँ पे गवर्नमेंट को लैक बेलिशा के साथ एग्रीमेंट साइन करना ही पड़ा। और अप्रैल 1989 में जो एग्रीमेंट हुआ उसमें एक इंडिपेंडेंट इलेक्शन की डिमांड को एक्सेप्ट किया गया। इस इंडिपेंडेंट इलेक्शन में लैक बेलिशा की पार्टी ने 100 सीट्स पर इलेक्शन फेस किया और साथ ही साथ उन्होंने इस इलेक्शन में 99 सीट्स को विन किया। इस तरीके से अक्टूबर 1990 का जो इलेक्शन था वो पहला प्रेसिडेंशियल इलेक्शन था जिसमें एक से ज़्यादा पार्टी ने पार्टिसिपेट किया था, एक ऐसे कंट्री में जहाँ पे कम्युनिस्ट पार्टी का रूल था, और वेलेशा इस इलेक्शन में जीते और उसके बाद उनको पोलैंड का प्रेसिडेंट बनाया गया। तो स्टूडेंट्स, हमने इस स्टोरी में देखा कि किस तरीके से वहाँ पर एक कम्युनिस्ट पार्टी का कंट्रोल था और बाद में वहाँ पे यूनियंस बनी, और यूनियन जिसका नाम था सॉलिडेरिटी, उन्होंने कंटिन्यूस डिमांड रखी कि एक यहाँ पे यूनियन बनाने की भी राइट्स होने चाहिए और साथ ही साथ इलेक्शन को कॉन्टेस्ट करने के राइट्स होने चाहिए। और इसको देखते हुए यहाँ पर 1990 में दोबारा यानी हम कह सकते हैं कि डेमोक्रेटिक रिजाइम को सेटअप कर दिया गया। स्टूडेंट्स, अब हम डिस्कस करेंगे 2 फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी। वेल, डेमोक्रेसी एक ऐसी फॉर्म होती है गवर्नमेंट की जिसमें सिटीजन्स को अलाउ होता है वह अपने रूलर को खुद चुन सकें, यानी वह अपने लीडर्स को खुद अपॉइंट कर सकते हैं। एक ऐसी गवर्नमेंट जो कि इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स द्वारा रन की जाती है। तो यहाँ पे 2 इंपॉर्टेंट फीचर्स आते हैं डेमोक्रेसी के। फर्स्ट, वही लीडर्स रूल करेंगे कंट्री को जिनको कंट्री के सिटीजन्स इलेक्ट करेंगे, यानी इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स। एंड सेकंड, सिटीजन्स के पास राइट है कि वह अपने व्यूज़ को फ्रीली एक्सप्रेस कर सकें, उनके पास फ्रीडम है, वह अपनी यूनियन फॉर्म कर सकते हैं, और साथ साथ अगर उनको लगता है गवर्नमेंट लॉफुल वर्क नहीं कर रही है या अगेंस्ट लॉ वर्क कर रही है तो उनके खिलाफ प्रोटेस्ट कर सकते हैं। तो ये थे 2 फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी। अब हम अपनी अगली स्लाइड पे चलते हैं।